Very good afternoon to all of you. Welcome to The Golden Purse by VLF. This is Dr. Rani Kutara, and I welcome our PIN advisor, CA Sneha Modani ji. This is day 5 of week 1, and the topic is all about taxation. So today we are going to listen to the topic and going to understand GST, what it is all about, और ये हमें जीएसटी का हमें कैसे किसको अप्लाई होता है और कैसे इसके क्या डिटेल्स है जो हमें ध्यान में रखना है. वी हैव हियर स्नेहा जी. आई वेलकम स्नेहा जी फॉर दिस लास्ट सेशन ऑफ दिस वीक. एक नए टॉपिक के साथ हम अगले वीक स्टार्ट करेंगे विथ सीए पायल जी. सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक. थैंक यू सो मच. जय श्री कृष्णा टू एवरीवन. जय श्री कृष्णा. सो फार हमने अभी 4 डेज से जो समझा था दैट वाज द डायरेक्ट टैक्सेशन, जो डायरेक्ट हमारी इनकम के ऊपर लगाया जाता था. आज हम जो करने वाले हैं, आज जो हम समझने वाले हैं, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेशन. इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी अल्टीमेटली हम लोग बेयर करते हैं, बट उसको बेयर करने का तरीका अलग होता है. जो डायरेक्ट टैक्सेशन होता है वो हम डायरेक्टली अपनी इनकम पे बेयर करते हैं, वो हमारे इनकम के हिसाब से होता है, उस पे हमारा कंट्रोल होता है. बट जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वो प्रोडक्ट बेस्ड होता है. दैट इज कि ये जो टैक्स है ये गुड्स पे लगता है, प्रोडक्ट्स पे लगता है और सप्लाई पे लगता है, मतलब सर्विसेज पे लगता है. जैसे मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं कोई सर्विस दे रही हूँ, तो मेरी जो सर्विसेज है वो टैक्सेबल है. ओके, तो इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. एज अ एंड कंज्यूमर वी कैन नॉट कंट्रोल इट, वी हैव टू बेयर दिस टैक्स. ओके, एंड वी हैव टू पे. ओके, तो बट वी पे इट इनडायरेक्टली. लाइक जब सपोज मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा, मेडिसिन खरीदा, या मैंने कुछ अपना डेली नीड्स का क्लोथिंग खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो उस पे मैं ये टैक्स पे कर रही हूँ. अल्टीमेटली इट इज द एंड कंज्यूमर हु इज पेइंग द टैक्स, बट इसका हमें इतना पता नहीं चलता है क्योंकि दिस इज इनडायरेक्टली pass on to us through products and through services. Services can be of different types which are जो इस particular act के अंदर taxable है. Like I gave you an example of our services, that is CA services, they are covered. But इसमें there are certain threshold, certain limits. The people with this thresholds are exempted to charge GST. Okay, तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है और इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. फिर व्हाट आर इट्स कंप्लायंसेस एंड थ्रेशोल्ड दैट आई विल लेट यू नो. ओके, तो इनडायरेक्ट टैक्स इज बेसिकली कलेक्टेड बाय वन एंटिटी इन द just a minute, this is not working today. Yes. The indirect tax is collected by one entity in the supply of goods or services and paid to the government. It is paid on consumer as a part of purchase of goods or service. इसका मतलब ये होता है कि ये जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये एक एंटिटी मतलब एक पर्टिकुलर एसएससी जो बिजनेस कर रहा है, ओके, वो या तो अपनी गुड्स को जब सप्लाई कर रहा है या अपनी सर्विसेज को जब सप्लाई कर रहा है, तब ये प्रोडक्ट के ऊपर उसको कलेक्ट करता है और फिर ये हमें पास ऑन करता है. ओके, तो लेकिन मैं इसको आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ तो ये आपको बेटर समझ में आएगा. द ओनली प्रॉब्लम इज, आर यू एबल टू व्यू दिस पीपीटी कंप्लीटली? दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क. That's my concern actually. It is okay. Yes, yes. Now are you able to view it properly? Yes, yes. Oh, thank you. Okay. Now let us take one example. Okay. एक एप्रल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. एप्रल मीन्स क्लोथिंग. ओके, अब वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को 10% जीएसटी एप्लीकेबल है. ओके, अब इस मैन्युफैक्चरर को इस क्लोथ को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है. उसने रॉ मटेरियल जो खरीदा वो उसको कॉस्ट करा 500 रुपीज. ओके, इन दिस 500 रुपीज 50 रुपीज इज जीएसटी. ओके, तो दिस इज इंक्लूसिव.
दिस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी हुई 450 प्लस 50 विच कंप्राइजेस ऑफ 500। नाउ 50 रुपीज इज द जीएसटी ही हैज पेड, उसने पे किया है ये रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए। अब आगे क्या होगा, उसने इस रॉ मटेरियल्स के थ्रू कुछ प्रोसेस किया और उसने फिर क्या बनाया, उस पे उसने कुछ उसका प्रोडक्ट बनाया, एंड प्रोडक्ट बनाया। जो एंड प्रोडक्ट बनाया उसकी उसने वैल्यू में और 50 रुपीज ऐड कर दिए, क्योंकि वो 50 रुपीज उसको और उसका मार्जिन ऐड किया। तो ये 50 रुपीज जब उसने ऐड किए तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 550। तो अब जब वो जीएसटी चार्ज करेगा तो वो ये 550 रुपीज पे 10% चार्ज करेगा, तो कितना हो गया 55। तो अब हमारे लिए जो कॉस्ट हो गई वो हो गई 550, ओके, प्लस 5 रुपीज। अब वो कैसे हुई वो हमें समझना है। ये देखिए, अभी इस 550 रुपीज पे जो उसने अपना मार्जिन ऐड किया है और इज ओन वैल्यू, उस पे उसने हमें 55 रुपीज जीएसटी चार्ज किया। तो ये 55 रुपीज जो है ये पूरी लाइबिलिटी उसके लिए नहीं हुई, ये किसके लिए हुई, जो एंड कस्टमर है, मतलब जैसे हम हैं। अब ये एप्पल्स जब मार्केट में आएंगे तो हम इसको खरीदेंगे, और जब हम इसे खरीदेंगे तो हमें इस पे 55 रुपीज जीएसटी पे करना है, जो रॉ मटेरियल पे लगा वो वाला, प्लस 5 रुपीज एक्स्ट्रा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 5 रुपीज ही क्यों लगे, ये 5 रुपीज एक्स्ट्रा ही इसलिए लगे क्योंकि अभी क्या हुआ है, ये जो 55 रुपीज उसने पे किया, ओके, उसको जो रॉ मटेरियल पे उसको 50 रुपीज जो लग के आए थे उसका सेट ऑफ मिलता है, ओके, क्रेडिट मिलता है। दिस इज हाउ जीएसटी वर्क। मेरी जो टैक्स लाइबिलिटी है जो आउटपुट पे लगाई गई है वो है 55, और जो मुझे रॉ मटेरियल में लग के आई थी वो है 50। तो मेरी अल्टीमेटली टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो गई, दैट इज 55 माइनस 50 इक्वल्स टू 5। तो मुझे 5 रुपीज एज अ टैक्स लाइबिलिटी पे करनी है, क्योंकि 50 रुपए मैं ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ। तो अब मुझे और 5 ही रुपए पे करने हैं। तो एंड कस्टमर के लिए कितना टैक्स हुआ, एंड कस्टमर के लिए फाइनली 55 रुपीज एज अ टैक्स हुआ। 50 रुपए जो रॉ मटेरियल से कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, और 5 रुपीज जो सप्लायर ने और उसकी मार्जिन पे ऐड किया था, दैट इज 50 रुपीज पे 10% जो उसने और ऐड किया 5 रुपीज। तो अब एंड कस्टमर को 55 रुपीज पे करना है, और जो सप्लायर है उसको 5 रुपीज पे करना है। अब इसको बिजनेस एंगल से समझिए, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, अब जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये क्या है, उनके लिए ये दिस इज जीएसटी इज व्हाट दे हैव टू कलेक्ट इन द प्रोडक्ट, ओके। यदि आपका प्रोडक्ट जीएसटी में टैक्सेबल है तो, ओके, प्रोवाइडेड आपका प्रोडक्ट जीएसटी में टैक्सेबल है। GST is not as I can say user friendly as income taxes. Income tax is more easy to understand as compared to indirect tax. That's why you need a specialized person for indirect tax more than जो डायरेक्ट टैक्स है वो थोड़ा बहुत हम थोड़े उसके बेसिक चीजें हम बहुत अच्छे से ग्राफ कर सकते हैं और समझ सकते हैं। बट जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसको बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन चाहिए। और जो जीएसटी एक्ट अभी इंडिया में रन किया जा रहा है, इट इज टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट कॉम्प्लिकेटेड, ओके। एज अ प्रोफेशनल ऑल्सो वी आर फेसिंग इश्यूज इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। अभी तक हम लोग इसमें इश्यूज फेस कर रहे हैं, क्योंकि इसको समझना उतना इजी नहीं है हर किसी के लिए, अनलेस एंड अनटिल वो इसमें स्पेशलाइज है। इसलिए मैं इसका बहुत ही बेसिक कोर ये समझा के दे रही हूँ कि जीएसटी लगता कैसे है। इसमें इतने सारे इफ एंड बट्स है। अब इसमें एग्जेम्पशंस लिमिट्स है। एग्जेम्पशन लिमिट ये होती है कि इन्होंने एक लिस्ट बनाई है, वो सारे प्रोडक्ट्स को जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो सेशन में आपको ये बताना कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिनको जीएसटी एप्लीकेबल है, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये जो लिस्ट है ये अपने आप में रोज अमेंड होती है। तो आई कैन नॉट बी अ वेरी स्पेसिफिक टू यू कि ये जो है प्रोडक्ट ये आपका एग्जाम्प्ट रहेगा। हो सकता है ये आज एग्जाम्प्ट है, कल काउंसिल में कोई मीटिंग हुआ है उसमें इसमें अमेंडमेंट आ गया है और ये टैक्सेबिलिटी वाली लिस्ट में चला गया है। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि आप अपने कोई प्रोडक्ट को
समझना चाहते हैं कि ये एग्जेम्पशन लिस्ट में आता है कि ये टैक्सेबल लिस्ट में आता है, आप प्लीज अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अप्रोच कीजिए और उनसे प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। इसको आप गूगल बेस्ड नॉलेज पे ज्यादा लेके मत चलिए, क्योंकि इसमें इतने अमेंडमेंट्स आ रहे हैं अभी तक, इवन कॉन्सुल देमसेल्फ इज नॉट रेडी विथ इट। उनको खुद को अभी तक कंफर्म, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, दे आर मेकिंग एन नंबर्स ऑफ amendments in this. Okay, so that's why I will ask you to say, I'll suggest you that कि जब भी आपको अपने लिए कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जीएसटी में जानना है कि इस पे जीएसटी लगेगा, ये एग्जेम्पशन लिस्ट में है या ये नहीं है, आप प्रॉपर स्पेशलाइज्ड पर्सन को अप्रोच कीजिए और उनसे समझिए। बेसिक कंसेप्ट मैं आपको आज समझा के दे रही हूँ कि जीएसटी लगता कैसे है। जैसे 50 रुपए पे लग के आया, बचे हुए डिफरेंस पे 5 लगाया, तो 55 हमें पास ऑन हो गया। हम एंड कस्टमर जो है, हम ये 55 रुपए पे कर रहे हैं, क्योंकि हम एंड कस्टमर है, हमें इसका कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता है। मतलब हम हमारी कोई लाइबिलिटी से, ओके, तो ये हमारी कोई लाइबिलिटी ही नहीं है, हम कंज्यूमर है। हम उन कपड़ों को क्या करने वाले हैं, अल्टीमेटली पहनने वाले हैं। ओके, तो हम उसको कंज्यूम कर लेंगे। तो जो आखिरी में कंज्यूमर होता है ना, उसको कोई सेट ऑफ नहीं मिलता है। सेट ऑफ उसी को मिलता है जो पर्सन इसको कैरी फॉरवर्ड करता है। लाइक जैसे अब रॉ मटेरियल से उन्होंने कुर्ता बनाया, उस कुर्ते को फर्दर हो सकता है कुछ और डिजाइनिंग करने के लिए उनका कोई और डिपार्टमेंट या और कोई सप्लायर के पास जाता हो, और फिर फाइनली वो पैक होके हमारे पास आता हो। तो ये चेन फिर चलती जाएगी कि जिसने बनाया उसे सिर्फ इसका सिंपल स्टैचिंग बना दिया, डिजाइनिंग के लिए ये फिर किसी और के पास जा रहा है, तो उसको भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वो अपनी सर्विसेज दे रहा है डिजाइनिंग करने की। तो उसका भी पार्ट, उसके भी प्रॉफिट पे, उसके भी मार्जिन पे हमको जीएसटी लगेगा। और हो सकता है कि ये जो 55 रुपए का टैक्स है, ये हमारे लिए 60 रुपए का भी हो सकता है। तो दिस इज, ये इस तरीके से जीएसटी हम पे, हम पे इसका बर्डन आता है। और उसी वही रीजन है कि क्योंकि ये अल्टीमेट इफेक्ट कंज्यूमर्स पे आता है, तो कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट्स का रेट हाई हो जाता है एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चर। मतलब जो मैन्युफैक्चर को लगता है उसके कंपेरेटिवली ये हमारे लिए हायर होता है। हम जो कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, उसके दो रीजन है। यदि किसी लोगों ने अपने रेट बढ़ाए हैं, ठीक है, यदि लोगों ने अपने प्रोडक्ट के रेट बढ़ाए हैं, तो रेट के हिसाब से उन टैक्स भी बढ़ रहा है, और इन दोनों का इफेक्ट हमारे ऊपर आ रहा है कि हमें अल्टीमेटली महंगाई बढ़ी हुई दिख रही है। तो इस तरीके से जीएसटी हम पे पास ऑन होता है। पहले दूसरे अदर टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी थे जो मैंने इस स्लाइड में मेंशन किए हैं, बट अभी जो है मेन जीएसटी है, सम अप हो गया है। पहले एक्साइज था, सेल्स टैक्स था, वैट था, अब ये सब जो है ये सम अप होके सब जीएसटी में कन्वर्ट हो गया है। तो अभी देयर इज वन टैक्स, दैट इज जीएसटी एज अ इनडायरेक्ट टैक्स, विच इज जो हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर चार्ज किया जाता है। और अल्टीमेटली इसका बर्डन जो है वो डायरेक्ट एंड यूजर पे आता है, क्योंकि उसको इसका कोई क्रेडिट्स नहीं मिलता, क्योंकि हम अल्टीमेटली उसको कंज्यूम कर रहे हैं, वी आर कंज्यूमिंग। सो दिस इज अ बेसिक थिंग। अब इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट्स है कि जीएसटी सबको एप्लीकेबल है क्या, नहीं। यदि आपका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर क्रॉस नहीं हो रहा है, तो आपको जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो यू हैव टू इंश्योर कि आपका टर्नओवर कितना है, आपका टर्नओवर 40 लाख है कि नहीं है। टर्नओवर का मतलब यहाँ पे होता है सेल्स, है ना, जो सेल्स में कर रही हूँ, नॉट माई नेट इनकम। मैं अपना प्रॉफिट नहीं देख रही हूँ टर्नओवर के लिए, मैं अपनी सेल्स देख रही हूँ। तो मुझे अपनी सेल्स देखनी है और उससे मुझे समझना है कि मेरी जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आती है कि नहीं आती है। तो यदि वो 40 लाख क्रॉस कर रहा है तो मुझे जीएसटी एप्लीकेबल है। यदि मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूँ और वो 20 लाख रुपए क्रॉस कर रही है, मेरा टर्नओवर जो है, मेरा जो बिलिंग है वो 20 लाख हो चुका है, तो मुझे जीएसटी एप्लीकेबल। तो सर्विस इंडस्ट्री में 20 लाख एंड बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और वॉट एवर बिजनेस यू आर डूइंग, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, उसमें 40 लाख का थ्रेशोल्ड है जीएसटी में। उसके बाद आपको जीएसटी एप्लीकेबल होता है। इसका आपको प्रॉपर एक नंबर लेना पड़ता है जो आपके पैन बेस्ड पे मिलता है। ओके, दिस इज कॉल्ड जीएसटी नंबर। ये हर डीलर के लिए यूनिक होता है। ये कोई भी डीलर एक जैसा नंबर कोई भी दो डीलर्स को नहीं मिल सकता है।
ये हर डीलर के लिए एक यूनिक नंबर होता है जो हमारे पैन के बेसिस पे मिलता है। तो यदि आपको जीएसटी नंबर अप्लाई करना है, आपको एप्लीकेबल है, आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंसल्ट कर सकते हैं, या आपके जो भी टैक्स कंसल्टेंट्स होंगे या व्हाटएवर, तो उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं और इसका नंबर इजीली निकल सकता है। बट वंस जीएसटी नंबर हैज कम इनटू प्ले, अभी हमें ये समझा है कि जीएसटी क्या होता है, अभी हमने सेकेंड स्टेप ले लिया है कि हमने अब जीएसटी नंबर निकाल लिया है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इनडायरेक्ट टैक्स में करना चाहिए, जैसे लोग इनकम टैक्स की रिटर्न्स नहीं फाइल करते हैं क्योंकि उनकी इनकम 2.5 लाख के नीचे है, तो वो इसका वेवर ले लेते हैं कि हमारी इनकम टैक्सेबल ही नहीं है, इसलिए हम इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे। पर जीएसटी में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये सारे कंप्लायंस आपको करने ही होंगे, नहीं तो आप जीएसटी एक्ट में काफी तकलीफ में आ सकते हैं, क्योंकि इस एक्ट के जो पेनल्टीज, इंटरेस्ट और जो नॉन कंप्लायंस के रूल्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इसका जो मॉनिटरिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है गवर्नमेंट के पार्ट में। यदि आप थोड़ा भी जीएसटी में इधर उधर कुछ भी करते हैं तो आपको नोटिस बहुत जल्दी आते हैं, और ये कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो इससे जल्दी से बाहर आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यदि आप जीएसटी में एक सुकून लाइफ चाहते हैं कि आपको जीएसटी एक्ट ज्यादा तकलीफ ना दे, तो ये 5 चीजों का आप ध्यान रखें। दिस विल हेल्प यू इन अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ जीएसटी, एकदम स्मूथ फंक्शनिंग। पहली चीज आप क्या करेंगे, आप बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली मेंटेन करेंगे। मैं मेरी परचेस को प्रॉपर बुक करूंगी, मैं मेरी सेल्स को प्रॉपर बुक करूंगी, मैं मेरे सारे खर्चों को प्रॉपर बुक करूंगी। बेसिकली मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को अपडेट रखूंगी। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यदि आपको जीएसटी के कंप्लायंसेस को स्मूथली करना है तो मुझे मेरे अकाउंट्स रोज लिखने हैं, मुझे उनको अपडेट करके रखना है, मुझे उसमें लापरवाही नहीं करनी है, तो मुझे मेरी बुक कीपिंग बहुत अच्छी रखनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज मुझे मेरी रिटर्न्स टाइमली फाइल करनी है, क्योंकि जीएसटी में जब आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं टाइमली तो पर डे 250 से लेके 5,000 तक की पेनल्टीज लग सकती है, जो बहुत हैवी पड़ती है और बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाती है लोगों के लिए। तो हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसकी ड्यू डेट्स के पहले रिटर्न्स को जरूर भरे, टाइमली भरे, क्योंकि जीएसटी के रूल्स बहुत स्ट्रिंजेंट है कि यदि आपकी रिटर्न टाइम पे नहीं गई है तो ये भी हो सकता है कि आपके जो सप्लायर्स है, मतलब जो डेटर्स है, यदि आपने अपनी रिटर्न टाइम पे नहीं भरी तो आपके जो डेटर्स है जिनको आपने माल बेचा है वो आपको पैसा नहीं देंगे। यदि उनको रिटर्न फाइल करी हुई नहीं दिखी तो वो आपको पैसा नहीं देंगे। तो ये गलती ना करें, आप अपनी रिटर्न्स को टाइमली भरे। ये जीएसटी की है कि आप अपनी यदि आप अपनी बुक्स को ही ढंग से नहीं रखेंगे तो आप रिटर्न्स भी टाइम पे नहीं भर पाएंगे। इसलिए पहला स्टेप है कि आप बुक्स को अच्छे से रखें, और सेकंड स्टेप है कि आप रिटर्न्स ढंग से भरें। फिर पेमेंट ऑफ टैक्स। अब लोग क्या करते हैं, टैक्स की जब लाइबिलिटी आती है तो फंड्स नहीं है ऐसा बोल के टैक्स नहीं पे करते। तो यदि आप टैक्स को टाइमली नहीं पे करेंगे तो आप अननेसेसरी इंटरेस्ट और पेनल्टीज उसमें भरेंगे, इसलिए आप टैक्स अमाउंट को टाइम पे भरिए। फिर रिकंसिलेशन विद पार्टीज, ये जीएसटी का सबसे बड़ा की रोल है जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आप अपने सप्लायर या अपने डेटर इन दोनों के साथ अपने अकाउंट्स को रिकंसाइल करके रखिए। जो एंट्री आपने ली वो उनके बुक्स में होनी चाहिए, या जो उनके बुक्स में है वो आपके बुक्स में होनी ही चाहिए। आपका और उनका क्लोजिंग बैलेंस एवरी 31 मार्च का मैच होना ही चाहिए। और ये यदि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और आपका टर्नओवर बहुत बड़ा है तो ये आपने मंथली बेसिस में करना चाहिए, और यदि आप स्मॉल एंटिटी है तो ये आप क्वार्टरली बेसिस पे कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर दिस, डिपेंडिंग कि आप कितने बड़े बिजनेसमैन है उस पे ये डिपेंड करता है। बट ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप रिकंसिलेशन विद पार्टीज करें,
और उसको अपने रिकॉर्ड्स के लिए रखे। फिर जीएसटी में सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट चीज है ओरिजिनल इनवॉइस कॉपीज। लोगों क्या करते हैं, लोगों से इनवॉइस कॉपीज मिस हो जाती है या गुम हो जाती है, इस तरीके की चीजें होती है। पर जीएसटी यदि है आपको एप्लीकेबल, तो आप अपनी ओरिजिनल इनवॉइस कॉपीज को अच्छे से रखिए, क्योंकि वो आपको काम आएगी जब यदि आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई ऑफिसर आएगा या आपका जीएसटी ऑडिट होएगा, तो ये ओरिजिनल इनवॉइस कॉपीज आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो ये 5 चीजें जो है ये हमने बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए जीएसटी के प्रति। ये उसका कंप्लायंस है, यदि हम इनको फॉलो करेंगे तो हम जीएसटी का कंप्लायंस बहुत टाइम तक अच्छा करेंगे और हमें तकलीफें कम होगी, स्मूथ फंक्शनिंग होगी बेसिकली हमारे बिजनेस की। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट जीएसटी। यदि आपको कुछ क्वेश्चंस है जीएसटी से रिलेटेड तो आप प्लीज मुझे पूछ सकते हैं। मुझे चैट बॉक्स में 2-3 क्वेश्चंस दिखे थे जो मैंने सोचा मैं बाद में लेती हूँ। जिसने रॉ मटेरियल बेचा उसने भी तो जीएसटी भरा होगा। यस, जिसने रॉ मटेरियल बेचा उसी ने 50 रुपए भरे थे, तभी जब आपने अपना 50 रुपए का मार्जिन ऐड किया तो आपने 5 ही रुपए भरे, नहीं तो आप 55 रुपए भरते थे। पर आप 55 रुपए नहीं भर रहे हैं, आपको 55 में से 50 का सेट ऑफ मिल रहा है और आप 5 ही रुपए भर रहे हैं। Then we have for professionals, how much is the limit? 20 lakhs. I told this 20 lakhs. For professional, what are books of records? प्रोफेशनल्स के जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं वो मेनली रिसिप्ट्स एंड इनवॉइसेस होते हैं। तो इनवॉइसेस आप क्लाइंट्स को अपने बिल्स रेज करते हैं, वो बिल्स होते हैं। उसके बाद जो उसका पैसा आता है रिसिप्ट्स बेसिस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स इंस्टेड ऑफ परचेज। इट इज मोर ऑफ, और एक्सपेंसेस आर इम्पोर्टेंट फॉर प्रोफेशनल्स, क्योंकि एक्सपेंसेस उनका एक मेजर हेड होता है, जैसे सैलरी वगैरह प्रोफेशनल्स को ज्यादा पे करनी पड़ती है। For service provided, what are books records? Professionals, service provider are all one and the same. और थोड़ा वेरिएशन तो ऑब्वियसली आपके बिजनेस नेचर से ये फर्क पड़ेगा, क्योंकि यदि आपका सपोज बिजनेस है कि आप कमीशन सर्विस प्रोवाइडर है, तो यदि आपको कमीशन आता है तो वो तो आपका रिसिप्ट बेसिस ही ज्यादा है, इनवॉइस और रिसिप्ट्स। ओके, आपके इतने कोई खर्चे भी नहीं लगने वाले हैं, तब एक्सपेंसेस विल आल्सो नॉट प्ले सो मच ऑफ रोल, है ना। तो डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ सर्विस क्या है या नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। जैसे ट्रेडिंग वालों का बुक्स ऑफ कीपिंग इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है जितना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उनको बहुत सारी चीजें दे और यू नो खर्चे बहुत अलग अलग प्रकार के भी लगते हैं, स्टॉक भी मेंटेन करना पड़ता है। पर ट्रेडिंग कंसर्न्स में लोग ऐसे स्टॉक वगैरह मेंटेन ज्यादा नहीं करते हैं। तो ये डिपेंड करता है, मतलब मैं ऐसे आपको एक कॉमन नॉमिनक्लेचर नहीं दे सकती हूँ कि आप इसके लिए ये करो। थोड़ा सा बिजनेस के हिसाब से भी आपका बुक्स ऑफ कीपिंग यू नो चेंज हो जाएगा। उसमें बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हर बिजनेस को लगते हैं वो है बैंक और कैश। तो ये तो आप चाहे कोई भी बिजनेस करो, आपकी बैंक अपडेट रहनी चाहिए और आपकी कैश अपडेट रहनी चाहिए, तो ये आपको मेंटेन जरूर करना चाहिए। मुझे इसमें और तो कोई क्वेश्चंस नहीं दिखे हैं, बट किसी को कुछ क्वेरीज है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। किसी ने लिखा है रिकंसिलेशन विद पार्टीज, व्हाट इज दिस फॉर प्रोफेशनल्स? यस, फॉर प्रोफेशनल आल्सो इट इज पॉसिबल। लाइक मैं मेरे क्लाइंट को सर्विस दे रही हूँ, ऑडिट सर्विस दे रही हूँ, या मैं उनको और भी कुछ सर्टिफिकेशन सर्विसेज दे रही हूँ, तो वो अपने बुक्स में मेरा लेजर मेंटेन करेंगे, राइट, और मेरे बुक्स में मैं उनका लेजर मेंटेन करूंगी। तो मैं अपने क्लाइंट के साथ उनका लेजर मैच करूंगी, ताकि जो इनवॉइसेस मैंने रेज किए हैं ड्यूरिंग दैट ईयर वो उन्होंने पूरे बुक किए कि नहीं किए। I am a homemaker. For that, to purchase raw material, I have to full GST, which cost high. If I need to reduce it, then what I can do? You are a homemaker. Home baker basically आप cakes वगैरह कुछ बनाते हैं, which goes to the ultimate consumer, right? Yes, ma'am. Okay. So, but your cakes are not taxable. मतलब you won't charge GST on it. No, those are not taxable, but I am not earning the 20 lakhs. No, it's अगर अपने को GST certificate चाहिए तो we need the income 20 lakhs, right? 40 for a businessman. You are a businesswoman. Okay. So for Yeah. you it is a 40 lakhs. 40 Yeah. lakhs. Yes. Okay.
Otherwise, without a In 40 in lakh such circumstances what happens is कि जो जीएसटी का कॉस्ट है वो आप पास ऑन नहीं कर सकते, वो अल्टीमेटली हाँ। आप ही को बेयर करना पड़ता है. या Yes, मतलब this is अगर मेरे को परचेसिंग के टाइम पे ही कुछ रिडक्शन चाहिए होगा इन केस, तो व्हाट आई कैन डू, क्योंकि मेरा ऐसा कुछ केस में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यदि कोई प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं और उस पर जीएसटी चार्ज करके आ रहा है तो आप उसके एंड कंज्यूमर है बेसिकली. मतलब हाँ, तो एंड कंज्यूमर पे तो देखिए बर्डन आएगा ही आएगा, आप कुछ नहीं कर सकते. आप बस ये कर सकते हैं कि आप अपना टैक्सेशन मैनेज कर सकते हैं, और जो कॉस्टिंग आपको यहाँ पे ज्यादा लग रही है आप वो टैक्स के रूप में वहां पे बचा सकते हो. ओके, दैट इज व्हाट यू कैन हेल्प आउट ऑफ योरसेल्फ फॉर दैट. ओके, थैंक यू. थोड़ी सी टैक्स प्लानिंग कीजिए तो वो पिंच आपको होना बंद हो जाएगा. अच्छा. थैंक यू. Yes friends, टैक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप कुछ करना चाहते हैं, we have still 2 minutes of time, और otherwise also you all are there in the Golden Pearls group. तो आप लोग ग्रुप में भी क्वेश्चंस डालिए आज और कल रिलेटेड टू टैक्सेशन. उसके बाद में हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा. सो यू कैन जस्ट वर्क ऑन योर बैलेंस शीट्स. आप अपने टैक्सेस पर वर्क करिए, डिडक्शंस कैसे हो रहे हैं, एग्जेम्पशंस का आप कैसे फायदा ले रहे हैं, और जीएसटी आपको एप्लीकेबल है या नहीं, या आपके हस्बैंड को जो भी आपका घर में काम है. तो आप ये सारे पहलू टैक्स से रिलेटेड, इफ यू आर अ प्रोफेशनल, आर यू पेइंग प्रोफेशनल टैक्स, चालान्स क्या होते हैं, फॉर्म्स जो है उसके, आप वो सारे फॉर्म्स को डिटेल में देखिए कि कहाँ कैसे फिलअप करना है चालान्स को, या आप कोई गलती ना करें. तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी इन लूप विथ योर सीए. विजिट योर सीए, गेट योर टैक्स थिंग्स सॉर्टेड, टोटली सॉर्टेड. अगर आप कुछ करना चाहते हैं, इवन अगर आप कुछ सेव करना चाहते हैं, इसमें दोनों भी चीजें हैं. इफ यू वांट टू अर्न मोर, एंड आल्सो इफ यू वांट टू सेव योर अर्निंग्स, तो आपको ये टैक्सेशन पार्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है. यू कैन गो थ्रू ऑल द सेशंस वंस अगेन फ्रॉम द यूट्यूब ऑफ VLF चैनल. लिंक आप लोग के पास में शेयर की गई है ऑलरेडी ग्रुप में. Go through all this. You can sit and watch with your partner this weekend, और आप मिलकर ये सारी चीजें, you know, ultimately when you are doing all this, you are enjoying a bigger pie of your income, right? You are enjoying a bigger chunk of your prosperous life. So that is all about that. इसीलिए ये Your Fin Advisor web series is here. यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन और आया है. हाँ जी. If someone has taken GST on sale and does not submit it, then what to do? Yes, that's what I was saying. Reconciliation जो है वो इसीलिए ही जरूरी है, क्योंकि यदि आप अपनी पार्टीज के साथ रिकंसिलेशन करते रहेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि उन्होंने जीएसटी पे किया है कि नहीं किया है. और आजकल आपके जो भी रिटर्न्स देखते होंगे जीएसटी के, पोर्टल में बहुत इजीली पता चल जाता है कि कौन सी पार्टियां पे कर रही है, नहीं कर रही है. आप इस पे ट्रैकिंग रखिए, और यदि नहीं पे कर रही है तो अभी आप लीगली उनको नोटिस भी भेज सकते हैं. दिस हैज आल्सो स्टार्टेड इनटू अ प्रैक्टिस, क्योंकि ये वाली जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं ये बहुत लोग फेस कर रहे हैं कि लोगों ने जीएसटी बिल्स में लगाया है बट गवर्नमेंट को पे नहीं किया है. इसमें अभी बहुत सारे people are facing notices also for because of this. Notices भी जा रहे हैं लोगों को, और this is somehow actually हम प्रोफेशनल्स भी परेशान हो रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से, क्योंकि हमारे भी कुछ क्लाइंट्स भी सफर कर रहे हैं on both the sides. Even people are suffering. तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा अभी हो रही है मतलब, और इसकी रेमेडी यही है कि आप थोड़ा कंट्रोल रखें अपने सप्लायर्स पे कि वो पे कर रहे हैं कि नहीं पे कर रहे हैं, और उनसे बेसिकली आप प्रूफ लेते रहिए कि उन्होंने टैक्स भरा कि नहीं. और आप पोर्टल्स पे भी चेक कर सकते हैं, यदि उन्होंने 3B फाइल किया है इसका मतलब कि उन्होंने टैक्स भरा है. आप अपने सीए से पोर्टल्स का ये ले सकते हैं, आईडी पासवर्ड्स वगैरह देखिए, क्योंकि मैं मतलब दिस इज एवरीबडी कैन नॉट लॉग इन ऑन देयर ओन, है ना. इट इज अ कॉन्फिडेंशियल थिंग. आप जीएसटी पोर्टल ऐसे ही लॉगिन नहीं कर सकते हैं. उसको एक्सेस करने के लिए लागू करने का कारण क्या है?
ये कारण यही है कि टैक्सेस तो चाहिए ना गवर्नमेंट को। Why GST has come into existence, ये स्नेहा जी ने शुरू में ही बताया कि बहुत तरह तरह की मोडालिटीज थी, उसको इकट्ठा एक अम्ब्रेला के अंदर कंसोलिडेट करने के लिए जीएसटी आया है। जीएसटी आया था, बट वो जिस तरीके से एक्चुअली लॉन्च होना चाहिए था वो नहीं हो पाया. It becomes more complicated, in fact. Okay. So it needs some more reformation according to you. Yes. Okay. We all professionals are praying that in 1 year or 2 years of down the line, maybe Okay. Okay. it will achieve what it is. Computer, laptop. Chalo sir. Okay. 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 So that was all about taxation by CA Mudani. Sneha Mudani ji हमारे साथ थी पूरा 1 week. Since 1st of February we started with this. और बहुत ही सिंपल वे में इट्स रियली कमेंडेबल कि इतनी बड़ी चीज, इतना बड़ा टॉपिक इतने सिंपल वे में हमको एटलीस्ट वी आर अवेयर ऑफ ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज और इनके जो बेसिक्स है, इनके फंडामेंटल्स हैं, उसके साथ में हम लोग काफी क्लैरिटी हमें मिली है. एंड द प्रोसेस गोज ऑन. हम लोग को वी हैव टू, देयर इज लॉट टू बी वर्कड अपॉन इट. So let us just keep doing it and let us get fin educated with about all these topics. यहाँ पर कोई चीज किसी को लागू होती है, कोई चीज किसी को, but we should be knowing something about everything, भले ही हमें applicable हो ना हो. So this was all about taxation. Week 2, we are going to focus on all about getting organized, which will be taken up by CA Payal Sada ji from Chennai. It will be on all 6 days of a week, that is from Monday to Saturday at 2:30 p.m. उसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं? Creating a budget. Actually ये सारी चीजें होने वाली है. You have to actually create one. Worksheets, how to prepare worksheets to organize our finances. Finances के बहुत सारे aspects होते हैं. उसको कैसे हम comprehensive एक तरीके से हम अपने फाइल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजिंग टूल्स एंड टेक्निक्स, क्या क्या चीजों की मदद ले सकते हैं जिससे हम अच्छे से बेहतर तरीके से अपने फाइनेंसेस को ऑर्गेनाइज कर सके, ताकि एट अ ग्लांस वी कम टू नो व्हाट ऑल वी आर हैविंग as regards finances. Then time factor, how is time factor important in finances? क्योंकि हर चीज का आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर है या इंस्टॉलमेंट्स का पेइंग है या पे करना है, जीएसटी का जैसे अभी स्नेहा जी ने बताया. तो ऐसे हर चीज all the modalities are working with respect to time. Then what are the fin rules? ऐसे कौन से fin rules है जो इकोनॉमिस्ट लोग हैं उन्होंने कुछ fin rules बनाए हैं जो हम डे टू डे में कॉमन मैन जो है अगर हम उसका ध्यान रखें तो वी आर एबल टू टेक दिस बोट स्मूथली, सेल दिस बोट स्मूथली. व्हाट और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कवर होने वाला है, दैट इज व्हाट योर फैमिली नीड टू नो. यानी कि आपकी फैमिली को आप जो भी लेन देन कर रहे हैं मनी से रिलेटेड, वो आपका क्या चल रहा है, वो आप उसको आपके फैमिली को, इट इज नॉट दैट यू हैव टू रिवील इट एवरी डे, बट कभी जो बोलते हैं हम लोग, फॉर द थिन टाइम्स एनी ऑफ द मेंबर कैन जस्ट ओपन द फाइल एंड कम टू नो कि एग्जैक्टली क्या चल रहा था. So for that you need to maintain a file and you need to put up all the details of your possessions, financial possessions, क्या क्या है आपके. तो वो सारे कागजात जो है वो आपको कैसे बराबर इकट्ठा रखने हैं और उनकी डिटेल्स जो है वो कैसे वर्कशीट्स में फिलअप करके, वो वर्कशीट्स जो कोई भी एट अ ग्लांस देख पाए कि हमारे पास क्या है एंड what is the scope and potential of saving, earning, growing, everything, है ना. आखिर आपके पास कुछ रहेगा, आपके पास अभी क्या है, वहीं से तो शुरुआत होने वाली है ना. तो that is why it is important to get organized. So just let us all get fin organized. From Monday we'll be starting with the next topic. Thank you for being with us this afternoon.
Thank you so much for the active participation. I congratulate each one of you for getting Fin educated. Thank you, Sneha ji. You can note down her number here. अगर आपको जब भी कुछ ऐसा लगता है you need a good consultant, you can definitely approach her, and you can also ask all your queries related to taxation in the Golden Purse group. Thank you so much. Thank you all, ladies. Thank you. It was really nice to be here. Thank you so much. Yes, you all can definitely drop in your feedbacks, your reviews in the group. मैं इसलिए कहूंगी, even if you do not mention anyone's name, but आपके कोई मोटिवेशन से शायद कोई मेंबर जो है ग्रुप के वो ये अटेंड करना शुरू कर दे to get Fin educated.